वेलकम टू करेंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम कवर करने वाले हैं और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का तीसरा क्लास है। इससे पहले 2 क्लासेस आई हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप लोग उनको भी देखिए। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोग को ऐसे आगे वीडियोस मिलती रहेंगी। आपको बता दें कि इस चैनल पर पॉलिटी, बायोलॉजी और हिस्ट्री कंप्लीट कराई जा चुकी है। आप लोग उसको अगर नहीं देखा तो आप लोग उसको भी देखिए। और ये क्लासेस आप लोगों को एसएससी जीडी या फिर एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम है या फिर यूपी ट्रिपल एससी या फिर वनडे एग्जाम्स जो भी होते हैं उनमें बहुत सहायता करने वाली है। और इस क्लास के माध्यम से आप सभी लोगों को रिवीजन कराया जाता है, जो कि बहुत कम टाइम में यहाँ पर रिवीजन हो जाता है। आइए आज की शुरुआत करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की बात करें तो यहाँ पर इसका वर्गीकरण स्वेज नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने जो पृथ्वी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर देखा, यहाँ पर अगर कोई जैसे मान लो कि पृथ्वी गोल है, अगर इसका बीच से टुकड़ा एक कोना काट लिया जाए, जैसे कि केक होता है गोल गोल, उसमें से कट करके थोड़ा सा निकाल लेते हैं बाहर, तो उसको हम अंदर तक समझेंगे यहाँ पर कि पृथ्वी के अंदर तक यहाँ पर क्या होता है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर इसका एक पोर्शन है पृथ्वी का, जिसके माध्यम से हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि इससे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। देखो, पृथ्वी का जो पहला यहाँ पर पोर्शन है ये है क्रस्ट। क्रस्ट यहाँ पर है। दूसरा है मेंटल, मेंटल यहाँ पर है। तीसरा है कोर, सबसे नीचे क्या है कोर, और सबसे ऊपरी जो हिस्से में है वो है क्रस्ट। देखो, सबसे नीचे जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जाए तो सबसे नीचे इसकी लंबाई है 6378 यहाँ पर किलोमीटर इसकी अंदर तक लंबाई है। हमारा जो कोर है ये 3200 किलोमीटर से 6378 किलोमीटर तक है। इसके अलावा मेंटल का जो पोर्शन है वो 100 किलोमीटर से 3200 किलोमीटर तक है, जबकि क्रस्ट जो है हमारा 0 से 100 किलोमीटर तक हमारा क्रस्ट है। क्रस्ट में क्रस्ट वाले को यहाँ पर सियाल भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें सियाल, सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है, इसलिए इसको सियाल भी कहते हैं। मेंटल वाले पोर्शन को सीमा भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए इसको सीमा कहते हैं। कोर पोर्शन को निफे भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत निकिल और फेरस यानी कि आयरन पाया जाता है, इसलिए इसको निफे भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखो दूसरा फिगर बनाया है, जिसमें हम समझते हैं जो क्रस्ट वाला पोर्शन है इसको यहाँ पर लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल कहा जाता है इसको। मेंटल पोर्शन को पायरोस्फीयर भी कहते हैं। कोर पोर्शन को बेरी स्फीयर कहा जाता है। कोर की डेंसिटी जो है ये सर्वाधिक होती है तीनों में, और यहाँ पर डेंसिटी 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर इसकी डेंसिटी होती है। मेंटल का जो एक पोर्शन है, यहाँ पर मेंटल का पोर्शन है एस्थेनोस्फीयर, ये मेंटल का ही पोर्शन है और ये दुर्लभ मंडल भी इसको कहते हैं, और ये मेंटल का भाग होता है। देखो यहाँ पर नीचे अगर हम लोग जाते हैं कोर क्रस्ट से कोर की तरफ, अगर हम लोग नीचे जाएंगे तो यहाँ पर तापमान बढ़ जाएगा और 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री तापमान की वृद्धि होती है। नीचे जाएंगे तो डेंसिटी में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि यहाँ पर दबाव जो है नीचे जाने पर बढ़ेगा, इसलिए डेंसिटी भी बढ़ती है। जबकि पृथ्वी का जो औसत घनत्व 5.5 होता है। पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 है, लेकिन जब ज़्यादा नीचे चले जाएंगे कोर पोर्शन में तो यहाँ पर 13 ग्राम यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर इसका घनत्व हो जाता है। आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर जो क्रस्ट, मेंटल और कोर तीनों यहाँ पर पोर्शन दिए गए हैं। अगर बात की जाए कि सर्वाधिक मात्रा में क्रस्ट में यहाँ पर क्या पाया जाता है, तो सर्वाधिक मात्रा में क्रस्ट में यहाँ पर ऑक्सीजन जो कि 46.6% पाई जाती है। सिलिकॉन जो है ये 27.7% पाया जाता है। जबकि जो मेंटल हमारा जो है ये पृथ्वी के आयतन का 83% भाग होता है। मेंटल जो है सबसे ज़्यादा है, 83% भाग मेंटल का ही होता है। देखो, क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, दूसरे नंबर पर सिलिकॉन है। जबकि पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है जो कि 35% है, और ऑक्सीजन 30% यहाँ पर पृथ्वी में पाई जाती है।
आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि भी जो ऑक्सीजन है ये तो 21% होती है, लेकिन तो ऐसा जो है ऑक्सीजन जो है ये हमारे एटमॉस्फेयर में होती है। पृथ्वी पर तो यहाँ पर 30% है, जबकि वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन 78% यहाँ पर ऑक्सीजन होती है। आगे देखते हैं, 78% नाइट्रोजन होती है और ऑक्सीजन जो है ये 21% होती है, लेकिन पृथ्वी पर ऑक्सीजन 30% है और लोहा 35% है। अब यहाँ पर कुछ पृथ्वी की सतह में डिसकॉन्टिन्यूटी होती है, यानी कि असंबद्धता होती है, जिसके कारण यहाँ पर ये लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आप जानते होंगे कि ये हमारा क्रस्ट है, ये मेंटल है, मेंटल का पोर्शन, और ये कोर है। अगर इसको यहाँ पर पूरा देखा जाए तो यहाँ पर मेंटल जो ये पोर्शन मेंटल का हो गया, बीच का, नीचे का कोर है और ऊपर का क्रस्ट। अगर क्रस्ट को भी डिवाइड करें तो अपर क्रस्ट यानी कि ऊपरी भाग क्रस्ट का और नीचे का भाग क्रस्ट का लोअर क्रस्ट। मेंटल को भी दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। कोर को भी दो भागों में डिवाइड किया, अपर कोर और लोअर कोर। इसको यहाँ पर हमने डिवाइड कर लिया। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं मेंटल और क्रस्ट। मेंटल यहाँ पे है, यहाँ पे मेंटल है और ये क्रस्ट ऊपर का। इसके बीच में जो डिसकॉन्टिन्यूटी है उसका नाम है मोह और मोह वृक। यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूटी होती है और ये क्रस्ट को मेंटल से अलग करती है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्रस्ट को मेंटल से अलग मोह डिसकॉन्टिन्यूटी करती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं, आप लोग इसको जरूर ध्यान से देखें। गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी कोर और मेंटल के बीच में होती है और ये कोर को मेंटल से अलग करती है, गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। अब यहाँ पर देख लेते हैं। अब ये तो हो गई बात यहाँ पर क्रस्ट और मेंटल के बीच में, और मेंटल और कोर के बीच में हो गई। अब क्रस्ट जो कि अपर क्रस्ट है और लोअर क्रस्ट, ये यहाँ पर अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, इसके बीच में जो यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूटी है उसका नाम है कोनार्ड डिसकॉन्टिन्यूटी और ये क्रस्ट को दो भागों में विभाजित करती है। इसके बाद मेंटल को भी दो भागों में हमने डिवाइड किया था पहले, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। इसके बीच में भी एक डिसकॉन्टिन्यूटी पाई जाती है, रेपिटी डिसकॉन्टिन्यूटी पाई जाती है और ये मेंटल को दो भागों में विभाजित करती है। नीचे है कोर, कोर भी दो भागों में डिवाइड है और इसको लेमन डिसकॉन्टिन्यूटी के द्वारा डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर लेमन डिसकॉन्टिन्यूटी पाई जाती है और ये कोर को दो भागों में विभाजित करती है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना थी वो तो हमने कंप्लीट कर लिया, यहीं इतने में ही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप लोगों का हो जाएगा। अब यहाँ पर हम चट्टान से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं। चट्टान यानी कि रॉक्स। यहाँ पर तीन प्रकार की रॉक्स होती हैं। पहली आग्नेय यानी कि इग्नियस, दूसरी है अवसादी चट्टानें यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स, तीसरी है कायांतरित और रूपांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स। तीन प्रकार की चट्टानें हैं। पहले हम आग्नेय के बारे में देखते हैं। आग्नेय वाली चट्टानें प्राथमिक चट्टानें होती हैं और ये पहले सबसे बनती हैं। लावा या मैग्मा के जमने से बनने वाली चट्टान आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान में यहाँ पर जीवाश्म नहीं पाया जाता है, जीवाश्म रहित होती हैं। ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली चट्टान आग्नेय चट्टान है। रवेदार चट्टान यहाँ पर होती है, इसमें रेशे भी पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं ग्रेनाइट, ग्रेबो, डायारोइट और बेसाल्ट, यहाँ पर इसके एग्जाम्पल हैं। बेसाल्ट जो हमारा है, बेसाल्ट के टूटने से काली मृदा बनती है, काली मिट्टी यहाँ पर बनती है बेसाल्ट के टूटने से। काली मृदा को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, जो कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है और ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। अब दूसरी जो चट्टान है वो है अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें तो यहाँ पर ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स है ये परतदार चट्टान होती है। इसका फॉर्मेशन जो है परत बाई पत्थर, जो परत है वो चढ़ती रहती है और इसका निर्माण होता है सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी चट्टानों का जो बनी होती हैं ये परतदार चट्टानें होती हैं। आग्नेय चट्टान से कटाव से तैयार होती हैं। जो आग्नेय चट्टान के कटाव से तैयार होती हैं वो हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। इनमें सर्वाधिक जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं बलुआ पत्थर यानी कि सैंडस्टोन, शैल चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन और डोलोमाइट इसके एग्जाम्पल हैं।
अब हम देख लेते हैं कायांतरित यानी कि रूपांतरित मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। मेटामॉर्फिक रॉक्स अत्यधिक ताप और दाब से निर्मित होती हैं। आग्नेय अवसादी से चेंज होकर ये बनती हैं। जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं ये इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स जब चेंज होती हैं तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं, इसीलिए इनको रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टानें कहा जाता है। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स का पहला एग्जाम्पल है चूना पत्थर, जो कि अवसादी चट्टान है। बाद में जब इसका रूप परिवर्तित हो जाता है तो ये संगमरमर यानी कि मार्बल बन जाता है और ये कायांतरित चट्टानों के अंतर्गत आता है। दूसरा है बलुआ पत्थर यानी कि सैंडस्टोन। ये जब बदलता है तो फिर ये क्वार्टजाइट बन जाता है। कोयला अवसादी चट्टान है, बाद में ये बनता है ग्रेफाइट, और हीरा जो है ये मेटामॉर्फिक रॉक होता है। बेसाल्ट से यहाँ पर सिस्ट और एम्फीबोलाइट बनता है। दो चीज़ें यहाँ पर बनती हैं बेसाल्ट से, सिस्ट और एम्फीबोलाइट। ग्रेनाइट से नीस बनता है। गैब्रो से सरपेंटाइन बनता है। सरपेंटाइन जो है गैब्रो से बनता है। अब आपको बता दें कि फॉसिल क्या होता है। फॉसिल यानी कि जीवाश्म। देखो जब पेड़ पौधे यहाँ पर फॉसिल बनते हैं, जैसे कि कोई लेयर है, मान लो कहीं पे पेड़ पौधे काटे गए, उसके ऊपर दूसरी लेयर चढ़ गई, जब टाइम गुजरा धीरे धीरे तो ऊपर से मिट्टी पड़ी, फिर ऊपर से पेड़ पौधे पड़े, फिर मिट्टी पड़ गई, तो सब नीचे दबता गया पृथ्वी के नीचे। तो जो पेड़ पौधे से है ये कोयला बनता है। जबकि जैसे कि जानवर हैं, कोई दब गया, बहुत पुराने सालों की बात है, जैसे कि कहीं पे बाढ़ आ गई तो सब दब गए, या फिर भूस्खलन हुआ उसके नीचे लोग दब गए, तो जो लोग यहाँ पर दबते जाते हैं, मनुष्य हों या फिर जानवर हों, कीट पक्षी भी होते हैं इसके अंतर्गत, जीव जंतु यहाँ पर अगर पृथ्वी के नीचे दबते जाते हैं, उसके ऊपर दबते जाते हैं, तो फिर यहाँ पर इनसे तेल और गैस जो है ये जीव जंतुओं से बनता है। जबकि पेड़ पौधे अगर ये फॉसिल बनते हैं तो यहाँ से कोयला बनता है। आप लोग इसको ध्यान रखें। अब आगे देख लेते हैं अक्षांश और देशांतर के बारे में। अक्षांश और देशांतर के बारे में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको देख लेते हैं। अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड, और ये लेटी हुई रेखाएं होती हैं। अक्षांश लैटिट्यूड और ये लेटी हुई रेखाएं हैं, और ये क्षैतिज होती हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्षैतिज जो रेखाएं हैं, ये वाली जो हैं, ये जैसे हैं, ये वाली रेखाएं जो हैं ये लैटिट्यूड हैं। लेटी हुई रेखाएं ये लैटिट्यूड हैं, इनको अक्षांश कहते हैं। और लॉन्गिट्यूड जो खड़ी हुई रेखा है, ऊर्ध्वाधर इनको कहा जाता है। कौन सी? ये वाली पोर्शन जो है, ये वाली जो है, ये वाली जो रेखाएं हैं ये जो हैं लॉन्गिट्यूड हैं। और जो यहाँ पर पोर्शन जो बन रहा है, यहाँ पर बीच में जैसे जगह बच जाती है, इसको ग्रिड कहा जाता है। अब लोग इसको ध्यान रखें। आगे देखते हैं। अब हम इनके बारे में देख लेते हैं। अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड। देखिए यहाँ पर हमारी पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है, क्योंकि फिगर से यहाँ पर ज्योग्राफी समझने में आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि ये फिगर आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। यहाँ पर 90 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश है, जो कि नॉर्थ पोल है, और 90 डिग्री यहाँ पर दक्षिणी अक्षांश है, और ये साउथ पोल है। यहाँ पर दो पोल हैं, यहाँ पर पॉइंट है। आप लोग ध्यान रखें कि ये पॉइंट है। अभी आगे इसका काम भी आने वाला है कि पॉइंट यहाँ पर है तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा इसमें। ये पॉइंट हो गया आपका। देखो जोन कटिबंध दो अक्षांशों के मध्य क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर जो जोन है, कटिबंध जो है दो अक्षांश के मध्य का क्षेत्र, जैसे कि यहाँ पर क्षेत्र ये जो बीच का है, दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र को जोन यानी कि कटिबंध कहा जाता है। ये बीच वाली जो है ये हमारी हो गई विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर, इसको 0 डिग्री लाइन कहा जाता है, विषुवत रेखा है। और ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो हमारी 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा इक्वेटर जो है हमारी, ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। आगे देखते हैं। देखो दो अक्षांशों के मध्य की दूरी सदैव समान होती है, ये आप लोग ध्यान रखें। और जबकि दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो यहाँ पर अक्षांश हैं, इनके बीच की जो दूरी होगी, ये वाली डिस्टेंस जो है ये 111 किलोमीटर होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि पृथ्वी पर अक्षांश कितने हैं। तो यहाँ पर बात करें अक्षांश की, तो आपको पहले भी बताया कि अक्षांश जो हमारे यहाँ पर होते हैं 90, 90 और 0 डिग्री। तो यहाँ पर 181 जो हैं ये अक्षांश हैं। अभी आपको इसमें बताएंगे कैसे, कहाँ पर हो रहा है। अक्षांश रेखा की बात करें तो यहाँ पर 181 टोटल हैं, और यहाँ पर 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 179 यहाँ पर अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी।
ये कैसे हुआ, यही तो समझने वाली बात है। देखिए यहाँ पर रेखाएं तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये हैं। तो हम अगर अक्षांश पूछें तो अक्षांश तो आपके 181 हो गए, यहाँ तक पॉइंट तक 181 हो गए। अक्षांश की बात करें तो ये हो जाते हैं हमारे 181। लेकिन अगर पूछेगा अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो यहाँ पर जो देख रहे होगे आप लोग, पॉइंट जो यहाँ पर लगा हुआ है, ये कोई रेखा तो है नहीं। तो जो यही पॉइंट है, इसको हम 2 पॉइंट होते हैं, इनको माइनस कर देंगे तो हमारी अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। तो बीच वाली रेखाएं हैं, ये तो एक पॉइंट है सिर्फ, तो ये रेखा नहीं है, इसलिए हमारे 179 जो है अक्षांश रेखाएं हैं। अगर आपसे पूछता है कि पृथ्वी पर अक्षांश कितने हैं, तो वो हो जाएंगे 181। अक्षांश रेखाएं पूछेगा तो हमारे हैं 179। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर फिगर दिया हुआ है अर्थ का, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स समझ लें। देखो, ये ऊपर का आपका हो गया आर्कटिक रेखा, यहाँ पर ये है, और ये 66 हाफ नॉर्थ हो गई। और उसके बाद आता है कर्क रेखा, यानी कि टॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23 हाफ नॉर्थ है। बीच में है हमारी विषुवत रेखा, यानी कि 0 डिग्री, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। उसके बाद आती है हमारी मकर रेखा, यानी कि टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जो कि 23 हाफ साउथ है। उसके बाद यहाँ पर रेखा है अंटार्कटिक, अंटार्कटिक रेखा है, जो कि यहाँ पर हमारी हो जाएगी 66 हाफ साउथ, यहाँ पर हो जाएगी, और ये अंटार्कटिक है। आप लोग इसको ध्यान रखें, ये आप लोग देखा भी होगा, लेकिन आपको एक ओवरव्यू हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड की। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। यहाँ पर इसकी लंबाई जो है, क्योंकि ये जो खड़ी रेखाएं हैं ये हमारी देशांतर होती हैं, आप लोग को पहले बताया भी है। तो ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं, और सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। यहाँ पर गोर होता है 2 देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र। जैसे कि ये देशांतर है, इसके बीच में जो क्षेत्र है ये हमारा हो जाएगा गोर, इसको कहा जाता है। कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, तो ये 360 होती हैं। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें कि कुल देशांतर जो हैं ये 360 हैं। अब यहाँ पर जैसे कि देशांतर रेखाएं, पृथ्वी तो हमारी गोल है, अगर इसको हम एक बिल्कुल कागज़ की तरह कर दें तो यहाँ पर फ्लैट, यहाँ पर जैसे कि ये पूरा पोर्शन जो है ये पहले जुड़ा हुआ था, तो ये जब इसको कागज़ की तरह बना देंगे तो ऐसे कुछ बन के आ जाएगा। जैसे कि हमारा मैप जो है आप लोग देखते होंगे कि बिल्कुल फ्लैट है, पृथ्वी तो हमारी गोल है। तो इसको जब हमने फैला दिया यहाँ पर, तो ये 180 डिग्री पश्चिमी रेखा हो गई, और ये 180 पूर्वी रेखा हो गई। बीच में हमारा 0 डिग्री है, और ये देशांतर है। अगर हम लोग इधर से इधर आ रहे हैं तो हमारा टाइम जो है वो प्लस हो जाएगा, और इधर अगर जाएंगे तो हमारा टाइम जो है ये माइनस हो जाएगा। और जो बीच की जो रेखा है इसको कहते हैं प्रधान यमुनोत्तर रेखा। ग्रीनविच लंदन से ये गुजरती है, प्रधान यमुनोत्तर रेखा, और ये टाइम डिवाइड यहीं से होता है। जो टाइम जो डिसाइड है कि कहाँ पर कितना टाइम हो रहा है, तो इसी रेखा को यहाँ पर केंद्र बिंदु माना गया है, इसी के हिसाब से यहाँ पर टाइम को डिवाइड किया जाता है। देखो, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगता है। तो यहाँ पर 360 रेखाएं हैं, इनको 4 से जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 1440 आया। इसको 60 से जब डिवाइड किया तो यहाँ पर 24 घंटे हो जाते हैं, क्योंकि मिनट्स यहाँ पर थे पहले, तो इसको 24 घंटे हो गए, और यही हमारा एक पूरा दिन होता है। अब आगे देख लेते हैं। देखो, एक क्वेश्चन है, भारत की मानक रेखा 82 डिग्री हाफ ईस्ट देशांतर होता है, ये आप लोग जानते हैं। तो यह ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी से कितना आगे होगी। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि मानक रेखा हमारी जो है वो 82 डिग्री हाफ, 82/हाफ डिग्री ईस्ट है देशांतर। तो अगर ग्रीनविच टाइम से हमारा कितना टाइम आगे है, तो आपको पहले भी बताया कि ये हमारी बीच वाली जो है ये ग्रीनविच मीन टाइम है। अगर इसके हम इधर आएंगे, यहाँ पर ईस्ट की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर टाइम जो है वो ऐड हो जाएगा, और वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस हो रहा है। ठीक है, और हमारी रेखा कौन सी है, ये 82/हाफ डिग्री, यहाँ पर ईस्ट हमारी रेखा है। तो एक देशांतर में आप जानते हैं कि 4 मिनट होते हैं। 82/हाफ को यहाँ पर अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 82 को 4 से मल्टीप्लाई किया, और हाफ को यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आ गया 328, और 2 330 आ गया। जब इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे घंटे में बनाने के लिए, तो यहाँ पर हमारा आता है 5 सही 1/2 घंटा, यानी कि
5.5 घंटा जो हमारा टाइम है वो GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछता है कि हमारा जो टाइम है ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, तो ये 5.5 घंटा है, ये आप लोग ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की। इंटरनेशनल डेट लाइन की बात करें तो 180 डिग्री देशांतर को आइडियल यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है, जिसकी घोषणा 1884 में हुई थी। जो इंटरनेशनल हमारी डेट लाइन है इसको 8 जगह से मोड़ा गया है, क्योंकि स्थलीय भाग पर समान तारीख रहे इसके लिए इसको मोड़ा गया है। अभी आपको बताएंगे कहाँ कहाँ पर इसको मोड़ा गया है। स्थल भाग में ये नहीं गुजरती है, जबकि जल भाग से गुजरती है, और ये काल्पनिक रेखा है। अगर आप लोग मैप पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, लेकिन ये काल्पनिक रेखा है, इसको हमने बनाया है कि जिससे कि हम पूरे वर्ल्ड में एक ही डेट एक दिन पे रह सके, इसलिए इसको बनाया गया है। इसको यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले ये आर्कटिक महासागर से गुजरती है यहाँ पर, बाद में बेरिंग सागर के समानांतर गुजरती है, फिर इसको मोड़ा गया है और प्रशांत महासागर से बीच से ये गुजर जाती है। तो यहाँ पर ये जो रेखा है ये 180 डिग्री देशांतर को इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। अब आपको एक चीज़ बताएं कि यहाँ पर 24 घंटे दिन में होते हैं, आपको पता ही है। अगर हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम जो हमारी 0 डिग्री यहाँ पर रेखा है, इससे जो हम अगर ईस्ट की तरफ जाएंगे तो 12 घंटे ऐड हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं, और अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हमारे यहाँ पर 12 घंटे माइनस हो जाएंगे। देखो यहाँ पर हमारी जो अर्थ है वो गोल है, तो यहाँ पर मैप आप लोगों ने देखा ही है। तो जैसे ये पोर्शन जो है जो यहाँ पर ये है, ये इधर भी वही चीज़ है, इसको यहाँ पर रिपीट करके इधर जोड़ देंगे, तो यही जो रेखा है 180 डिग्री है, ये इधर भी ये वही चीज़ है। तो अब यहाँ पर एक सिस्टम होता है कि दिन जो है ये रिपीट हो जाता है। आप लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री यहाँ पर है, ये जैसे हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हो गई। जैसे कि वेस्ट यहाँ पर जो है रविवार मान लेते हैं कि हम यहाँ पर रविवार है। अगर हम लोग ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हमको फिर से यहाँ पर शनिवार मिल जाएगा, एक दिन हमारा फिर से रिपीट हो जाएगा। यहाँ पर जाते हैं तो हमारा शनिवार हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मान लो 7 बजे हैं, और अगर इधर हम लोग जाएंगे तो 7 बज जाएंगे यहाँ पर शनिवार के, यहाँ रविवार के 7 बजे थे तो यहाँ पर शनिवार के 7 बज जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर ईस्ट से वेस्ट की तरफ अगर जाएंगे तो हमारा एक दिन फिर से रिपीट हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारे रिपीट नहीं, यहाँ पर एक दिन हमारा छूट जाएगा। अगर वेस्ट से देखो, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हमारा एक दिन फिर से रिपीट होगा, और अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हमारा एक दिन छूट जाएगा, एक दिन हम यहाँ पर आगे हो जाएंगे। एक इसका ट्रिक है ट्रेवल टू वेस्ट वन डे, ट्रेवल टू वेस्ट वन डे वेस्ट, एक दिन हमारा वेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे शनिवार है, अगर हम यहाँ पे आ जाएंगे वेस्ट की तरफ तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारा रविवार हो जाएगा, है ना। तो आप लोग ये समझ गए होंगे, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। इसको अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हमको फिर से एक दिन वहाँ पे गुजारना पड़ेगा, एक दिन हमारा कम हो जाएगा, मतलब जो दिन यहाँ पर पहले से होगा उसका एक दिन पीछे यहाँ पर हो जाएगा। और अगर वेस्ट की तरफ आ जाएंगे तो हमारा एक दिन कम पड़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर शनिवार मान लो है, शनिवार को हम चलते हैं, और अगर यहाँ पे पहुँच जाएँ थोड़ी देर में तो यहाँ पर रविवार हो जाएगा, एक दिन हमारा पीछे हो, एक दिन और आगे हम बढ़ जाएंगे यहाँ पर। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय